हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 137 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने लाया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं इस प्रश्न का काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि मैं अभी आपके सामने जो प्रश्न बताने वाला हूँ यह प्रश्न लगभग अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में परीक्षाएं इस सब्जेक्ट की हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है और इस बार भी आशा करता हूं कि यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आए। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को आप पूरा का पूरा वीडियो जो है देखें, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कौन सा प्रश्न है जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें समय के रहते ही इस प्रश्न को जो है हमें पढ़ना है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि लिखित संप्रेषण की विशेषताओं का वर्णन करो। प्रश्न क्या आता है कि लिखित संप्रेषण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में हमें बताना है। एक चीज़ आपको थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूँगा, एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि मैं जिस तरह से PDF में आंसर को प्रोवाइड करता हूँ वैसे ही आपको एग्ज़ाम में भी अपने आंसर शीट में उत्तर लिखने हैं, क्योंकि एक लिखने का प्रोसेस होता है, एक लिखने का प्रक्रिया होता है, एक मैनर होता है जिसके चलते आपको एग्ज़ामिनर क्या करता है, अच्छे मार्क्स देते हैं। तो मैं जिस तरह से हेडिंग दे करके पॉइंट वाइज करके जो है आप सभी को बताता हूँ आंसर, वैसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। एज ए पैर अगर आप कहानी की तरह लिख के आएंगे तो एग्ज़ामिनर जो है आपको नंबर देने वाला नहीं है। ओके, तो प्रश्न अगर मान लीजिए आ जाता है कि लिखित संप्रेषण की क्या विशेषताएं होती हैं, वर्णन करो, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है कि लिखित संप्रेषण की निम्न विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार है। इसके बाद आपको पॉइंट वाइज बताना है कि लिखित संप्रेषण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, लिखित संप्रेषण में ज़रूरी नहीं है कि हम जिसको संदेश भेज रहे हैं वह व्यक्ति हमारे पास हो। लिखित संप्रेषण का सबसे पहला विशेषता यह होता है कि इसमें यह ज़रूरी नहीं होता है, इसमें यह आवश्यक नहीं होता है कि हम जिसको संदेश भेज रहे हैं, जिस व्यक्ति के पास हम अपने मन के भाव को पहुंचा रहे हैं, अपने विचार पहुंचाना चाहते हैं, वह व्यक्ति हमारे समक्ष निकट प्रस्तुत हो। समझ गए ना। तो लिखित संप्रेषण में ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम जिसको संदेश भेज रहे हैं वह व्यक्ति हमारे पास खड़ा हो। दूसरा नंबर विशेषता यह है कि लिखित संप्रेषण के द्वारा हम अपने संदेश को कम खर्च में भेज सकते हैं। यानी कि मैंने दूसरा नंबर पॉइंट बताया है कि लिखित संप्रेषण के द्वारा हमें अपने संदेश पहुंचाने में खर्च कम उठाना पड़ता है। यानी कि हम कम से कम खर्च में लिखित संप्रेषण के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के पास हम अपने संदेश को क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो लिखित संप्रेषण के द्वारा अगर हम चाहते हैं कि हम अपने संदेश, अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाए तो पहुंचा सकते हैं। आपका प्रॉफिट क्या होगा, इसमें खर्च जो है कम लगेगा। तीसरा नंबर विशेषता यह है कि लिखित संप्रेषण में व्यक्ति लिख करके अपने मन के भाव को, अपने मन के विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। लिखित संप्रेषण में क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, मनुष्य क्या करते हैं, इसमें लिख करके अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को या संदेश को किसी अन्य व्यक्ति के पास या किसी तीसरे व्यक्ति के पास क्या करता है, पहुंचाता है। फोर्थ नंबर विशेषता क्या है, टेलीग्राम, पत्र, रिपोर्ट, नोटिस, समाचार पत्र आदि सभी लिखित संप्रेषण का उदाहरण है। अक्सर हम टेलीग्राम भेजते हैं तो लिखना ही पड़ता है, कोई पत्र लिखते हैं तो उसमें भी लिखना पड़ता है, रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें भी लिखना पड़ता है, नोटिस अगर हमको किसी भी टॉपिक पर लिखना हो तो उस पर भी लिखना पड़ता है। आए दिन हम समाचार पत्र घरों में बैठ कर के पढ़ते हैं तो वह भी लिखित रूप में होता है। तो टेलीग्राम, पत्र, रिपोर्ट, नोटिस, समाचार पत्र ये सभी के सभी जो है होते हैं किस संप्रेषण का उदाहरण है भाई, लिखित संप्रेषण का उदाहरण है। समझ गए ना। टेलीग्राम, पत्र, रिपोर्ट, नोटिस, समाचार पत्र ये सभी के सभी लिखित संप्रेषण का उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है।
5th नंबर पॉइंट क्या है, लिखित संप्रेषण के द्वारा हम अपने संदेश को कम समय में लिखित संप्रेषण के द्वारा हमें अपने संदेश को भेजने में समय की बचत होती है और साथ ही साथ धन का भी बचत होता है। लिखित संप्रेषण का एक लाभ हमें यह मिलता है कि इससे हम चाहते हैं कि हम अपने संदेश को किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाएं तो पहुंचा सकते हैं। इससे हमारा प्रॉफिट यह होगा कि हमारा समय का बचत होता है और साथ ही साथ हम कम खर्च पर अपने संदेश को लिखित माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। 6 नंबर पॉइंट क्या है, लिखित संप्रेषण का एक हानियाँ होती है कि इसमें व्यक्ति का गोपनीयता के खो जाने का भय रहता है। अर्थात अगर हम कोई सीक्रेट बात को लिख करके किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहे और वह पत्र खो जाए तो इससे हमारी गोपनीयता भंग हो सकती है। लिखित संप्रेषण का एक हानि यह होता है कि मान लीजिए अगर हमें कोई ऐसा सीक्रेट चीज़ किसी कॉपी या किसी पेज पर लिख दिए और उसको किसी दूसरे आदमी तक पहुंचाना है और वह पत्र किसी बीच राह में या किसी रास्ते में गिर गया तो इससे हमारी जो गोपनीयता होती है वह क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। तो लिखित संप्रेषण में डर यह रहता है, भय यह रहता है कि इससे व्यक्ति की व्यक्तिगत जो गोपनीयता होती है वह उसके खो जाने का भय रहता है। समझ गए ना। 7th नंबर पॉइंट है, लिखित संचार के द्वारा हम अपने संदेश को एक बार में कई लोगों में भेज सकते हैं। लिखित संचार के द्वारा हम अपने संदेश को कई लोगों में एक बार में भेज सकते हैं। जैसे कि हम व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, मैसेंजर पे अपने मैसेज किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, ईमेल के जरिए बहुत सारे मैसेज जो हैं दूसरे तक पहुंचाते हैं, इंस्टाग्राम के जरिए हम एक मैसेज से कई लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाते हैं। वैसे ही लिखित संचार के द्वारा हम अपने संदेश को एक बार में कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। 8 नंबर पॉइंट है, लिखित संचार के द्वारा हम देश के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से हम संप्रेषण कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। 9th नंबर पॉइंट है, लिखित संप्रेषण के द्वारा किसी दूसरे की मन की भावनाओं को हम पत्र के माध्यम से जान सकते हैं। लिखित संप्रेषण के द्वारा किसी दूसरे की मन की भावनाओं को हम पत्र के माध्यम से जान सकते हैं। यह 9th नंबर पॉइंट है। 10th नंबर पॉइंट है, लिखित संप्रेषण जो होता है संप्रेषण की सबसे गतिमान माध्यम है। निम्नलिखित संप्रेषण का 3 रूप है, मौखिक, सांकेतिक और लिखित। इन तीनों में सबसे गतिमान माध्यम कौन है? लिखित संप्रेषण। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा लिखित संप्रेषण क्या होता है और लिखित संप्रेषण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।